आप सबको मेरा नमस्कार। और जो चर्चा हम करने जा रहे हैं इस पर मेरे नेता, मेरे अध्यक्ष, मेरी नेता प्रियंका जी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन इस मंच के माध्यम से आपके सामने कुछ बातें रखनी जरूरी है। चुनाव आया, लगा बड़े बड़े मुद्दों की बातें होंगी, लगा 10 साल में जो बेरोजगारी का भयावह तांडव इस देश ने देखा है उस पर चर्चा होगी, लगा महंगाई जो कमर तोड़ रही है, लोगों की गला रेत रही है, उस पर बात होगी। लेकिन सारे के सारे मुद्दे धरे रह गए। इस देश के प्रधानमंत्री ने फिर से वही स्क्रिप्ट उठाई जो 2002 से पढ़ रहे हैं। वो ध्रुवीकरण की, विभाजन की, डर की, संशय की। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को अपने ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर इतना सा भरोसा नहीं है कि मुद्दों की बात करके चुनाव लड़ा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री ने शुरू किया अपना घिसा पिटा काम, ध्रुवीकरण का, किसी को विलेन बनाना, डर फैलाना, संशय करना, भ्रम करना। और उनकी दो रुपल्ली की ट्रोल आर्मी ने, बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री ने फिर वही शुरू किया। बयान की काट छाट करो, इधर का उधर लगाओ, भ्रम फैलाओ। राहुल जी ने कहा दलित, राहुल जी ने कहा आदिवासी, राहुल जी ने कहा पिछड़े, राहुल जी ने कहा सामान्य वर्ग के गरीब, राहुल जी ने कहा माइनॉरिटी। सब कुछ हटा दो, सिर्फ माइनॉरिटी रहने दो। मतलब आदत से बात जब इंसान नहीं आता है तो उसको क्या कहा जाए, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जहां जाओ, लेकिन मैं भी असम के दौरे से आई हूं, उसके पहले मैं महाराष्ट्र में थी, उसके पहले छत्तीसगढ़ में थी। जहां जाओ मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई है। ट्रेनों में, फ्लाइट में, बसों में, रेलवे स्टेशन पर, चाय की दुकानों पर चर्चा इस बात की है कि भैया महंगाई बहुत बढ़ा दी, हमारी गुजर नहीं हो रही है। और जब कांग्रेस पार्टी गरीब की बात करती है, जब कांग्रेस पार्टी हक की बात करती है, तो मोदी जी के पेट में दर्द क्यों होता है? आप मोदी जी की सारी बातें उठाकर देख लीजिए। और इसीलिए मैं मुख्यतः इस बात पर चर्चा करना चाहती हूं। मोदी जी को सबसे बड़ी समस्या हमारे मैनिफेस्टो से है। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से वाकई में दिल से थैंक यू मोदी जी बोलूंगी। आपने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करके, झूठ बोल के, मनगढ़ंत कहानियां रच के हमारे मैनिफेस्टो को तो घर घर तक पहुंचा दिया। हर व्यक्ति हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है। अमेरिका में भी लोग पढ़ के कह रहे हैं वाह क्या गजब मैनिफेस्टो बनाया। यहां का युवा पढ़ रहा है। मैं टीवी पर देखती हूं, आपके जैसे पत्रकार जाके मूर्धन पत्रकार पूछ रहे हैं, लड़के लड़कियां बुजुर्ग कह रहे हैं हाँ कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, बहुत बढ़िया है, बहुत क्रांतिकारी है। तो थैंक यू मोदी जी तो बनता है, ना हल लगे ना फिटकरी, रंग चोखा भी आ जाए। हम अपना पैसा खर्च करके इसको इतना चर्चित नहीं कर सकते थे। तो बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, साधुवाद, आपने हमारे मैनिफेस्टो को इतना चर्चित किया। लेकिन मुख्यतः उनको समस्या हमारे मैनिफेस्टो में जो जातिगत जनगणना है, जो गिनती की बात है, जो आर्थिक और सामाजिक गणना है, उसको लेकर चिंता है। क्यों पेट में दर्द हो रहा है? क्या गरीबों की बात करना गलत है? आज नरेंद्र मोदी, और मैं इस मंच से और पूरी जिम्मेदारी से पूछती हूं, आपको दिक्कत क्या है? क्या गरीबों की भलाई में आपको दिक्कत है? क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े, सामान्य वर्ग के गरीबों का अगर भला हो जाए तो उसमें आपको दिक्कत है? और हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं एक्सरे कराइए, पता तो करिए कौन कितना है और किसका कितना प्रतिनिधित्व है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत तो है, पेट में दर्द तो हो रहा है, मन में कौतूहल तो मचा हुआ है। क्योंकि इस देश का किसान 27 रुपए रोज का कमाएगा। इस देश की 20% आबादी 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करेगी। लेकिन मोदी जी के मित्र तो 1600 करोड़ रुपए रोज के कमाएंगे। तो पेट में दर्द तो होना स्वाभाविक है। असलियत तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नाक के नीचे 10 साल के अपने शासनकाल में
दो हिंदुस्तान बनाए हैं, दो भारत बनाए हैं, दो देश बनाए हैं। एक देश जहां पर डबडबाई आंखों से सब्जी बेचने वाला कहता है मेरी गुजर नहीं हो रही है। एक देश जहां चकाचौंध है। एक देश जो मोदी वंदन करता है। एक दूसरा देश जब आप G20 करते हैं तो गरीबी छिपाने के लिए पर्दा डालना पड़ता है। एक देश जहां पर एक छोटी सी बच्ची कहती है मेरा रोने का बहुत मन होता है लेकिन मैं रो भी नहीं सकती हूं, घर पे छोटे छोटे भाई बहनों का क्या होगा। और एक देश जो आप पर फिदा है, जो आपका चरण वंदन करता है। क्या किया आपने गरीबों के साथ? आप बोलेंगे मैंने 5 किलो राशन दिया। तो जब ये 5 किलो राशन वाले लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, आप अपना मुंह क्यों फेर रहे हैं? आप क्यों भाग खड़े हो रहे हैं? आप क्यों आंखें मूंद ले रहे हैं? क्या किया आपने इन गरीबों के लिए? इन्हीं गरीबों को आपने चिलचिलाती धूप में कोविड के दौरान पैदल चलवाया। इन्हीं गरीबों को आपने इंजेक्शन से लेके दवाई और फिर ऑक्सीजन तक दर दर भटकाया। इन्हीं गरीबों को आपने सपना तो दिखाया था हवाई जहाज में बिठाने का, लेकिन हवाई अड्डे एक के बाद एक अपने दोस्त के नाम किए और इन्हीं गरीबों को, इन्हीं गरीब के बच्चों को गाजर, मूली, भेड़, बकरी की तरह ट्रेनों में ठूस कर, देख लीजिए ट्रेन की वो भयावह तस्वीरें जहां पर टॉयलेट तक में लोग भरे हुए हैं। इन्हीं गरीबों को आपने किया। क्या किया आपने इन देश के गरीबों का? इन देश के गरीब लोगों का आपने हक मारा, आपने मोनोपोली बनाई, आपने छोटे छोटे बिजनेसेस बंद किए, 40,000 छोटे लघु मध्यम उद्योग बंद किए, आपने नोटबंदी करी। आपके मित्रों का तो पैसा सारा वापस आ गया आरबीआई में, लेकिन इन गरीबों को आपने लाइन में लगवाया, इन गरीबों की मौतें हुई। तो क्या किया आपने गरीबों के लिए? हम एक बात डंके की चोट पर कहते हैं, बिना संशय के कहते हैं, बिना डर के कहते हैं, पूरी नैतिकता, पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि 2024 में वक्त आ गया है कि इस देश में जातिगत जनगणना, सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए। हम तो आपसे पलटकर पूछते हैं किस बात से डरते हो, गिनती क्यों नहीं करते हो? मोदी जी इसी बात को तो उठाकर भय फैला रहे हैं, इसी बात को तो उठाकर कह रहे हैं कांग्रेस आपकी कार ले लेगी, कांग्रेस आपका सोना ले लेगी, कांग्रेस आपका पैसा ले लेगी, कांग्रेस आपकी संपत्ति ले लेगी। 1947 से अभी तक तो आप कांग्रेस को ही कोसते थे, हमारी ही सरकारें थी। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, आज तक तो किसी का पैसा नहीं लिया गया। असलियत यह है कि कांग्रेस के शासनकाल में लोग ज्यादा समृद्ध बने। कांग्रेस के शासनकाल में हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला। कांग्रेस के शासनकाल में बिजनेसेस ज्यादा बढ़े, मल्टीनेशनल कंपनीज बनी, हमारे डोमेस्टिक बिजनेसेस। आपके शासनकाल पर तो ताले पड़े लोगों के बिजनेसेस पर। आपके शासनकाल पर 83% इस देश की जो आबादी है उसकी आय कम हुई। आपके शासनकाल में तो हर वो तमाशा हुआ जो इस देश ने कभी नहीं देखा था। तो क्यों ये भय, क्यों ये संशय, क्यों ये डर फैला रहे हैं? और अब इस बात का जवाब दीजिए, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने होशो हवास में पूछती हूं, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, क्या आप जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं या आप उसका समर्थन करते हैं? मूल मुद्दा यह है कि क्या आप गिनती करने के खिलाफ हैं या आप उसके पक्ष में हैं? आपको हां या ना में जवाब देना पड़ेगा। सदन में कुछ कहिएगा, इलेक्शन रैली में कुछ और कहिएगा, हमारे मैनिफेस्टो जो उसकी बात करता है उसके बारे में भ्रांति फैलाइएगा। तो आपका मकसद क्या है? क्यों आप लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं? क्यों ये लोग आगे ना आए? और असलियत तो एक और भी है जिसका प्रियंका जी से ज्यादा बेहतर करारा जवाब इस देश के कायर प्रधानमंत्री को कोई नहीं दे सकता था। इस देश के प्रधानमंत्री ने ना तो दाम्पत्य के सूत्र की गरिमा रखी, ना मंगलसूत्र का महत्व रखा जब उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। क्या है मंगलसूत्र? एक सोने की चेन जो कोई पहन लेता है। मंगलसूत्र दाम्पत्य का वो पवित्र, वो पावन प्रतीक है जो करोड़ों ब्याहताएं पहनती हैं और जीवन पर्यंत उस संबंध को निभाती हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई वो कहने की? और बिल्कुल ठीक कहती है प्रियंका गांधी।
जिस देश के लिए उनकी मां, जिस देश के लिए सोनिया जी का सुहाग कुर्बान हुआ, जिस देश में जंग के दौरान इंदिरा जी ने अपने जेवर दे दिए, जिस देश में 700 किसानों की शहादत होती है, उनकी विधवाओं का मंगलसूत्र आप नहीं पूछते हैं? आप नहीं पूछते हैं कि उन करोड़ों महिलाओं का जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई के चलते अपने जेवर गिरवी रखकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं? आप नहीं पूछते हैं मणिपुर में लोगों के मंगलसूत्र का क्या हाल है? आप नहीं पूछते हैं उन 2 किसान की विधवाओं से हर घंटे जो खुदकुशी कर रहे हैं? ये किस डिस्कशन को आप कहां लेकर आ गए? आप भय और आतंक फैला रहे। कांग्रेस टैक्स लगा देगी, कांग्रेस आपका सामान ले लेगी। कांग्रेस ने आज तक तो ऐसा किया नहीं, अब कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? लगातार झूठ बोलने का काम। मुझे कभी कभी अब मोदी जी में शायद उम्र का भी तकाजा है, वृद्ध भी ज्यादा लगते हैं, जबान भी लड़खड़ाती है, कुछ का कुछ बोल जाते हैं। कई लोगों से बीजेपी में बात करो तो वो कहते भी हैं कि कभी कभी तो ऐसी बात बोल जाते हैं कि हम लोग डिफेंड ही नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्या बोल जाते हैं, उम्र का ही असर लगता है। वो व्हाट्सएप के अंकल जी लोग नहीं होते हैं, वैसे लगते हैं मुझे आजकल मोदी जी। सुबह उठो व्यर्थ की बात करो, सुबह उठो गंदा सा एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजो, अनर्गल निरर्थक झूठ बोलो। तो मोदी जी भाजपा के व्हाट्सएप अंकल नंबर 1 है, क्योंकि मुद्दा विहीन राजनीति की वो चर्चा कर रहे हैं। और मैं एक बात यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, और वो बोलनी जरूरी है। मोदी जी, आप भले 2 चुटकी सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत ना जानिए, लेकिन इस देश के लोग जानते हैं। इस देश को जब आप बरगलाते हैं तो देश के लोग कहते हैं थोड़ा आप कम बांटिए हमें, और बांटना ही है तो जो इतनी असीम मोहब्बत आपने अडानी जी के लिए रखी है, वो थोड़ी देश के गरीबों को दे दीजिए, थोड़ी देश के किसानों को दे दीजिए, थोड़ी श्रमिकों को दे दीजिए, थोड़ी महिलाओं को दे दीजिए, थोड़ी युवाओं को दे दीजिए जिनके ऊपर आप लाठी बरसाते हैं। लोग आज कह रहे हैं इतना जो दिल आपका अपरंपार मोहब्बत से भरा हुआ है अडानी के लिए, थोड़ी तो मोहब्बत हमें भी दीजिए। लेकिन ना आप मोहब्बत देंगे, ना आप इस देश का भला करेंगे। 10 साल में आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए हैं कि आज देश हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा है, बहुत हो गया साहब, अब बख्श दीजिए। आप कितना भी झूठ बोल लीजिए, आज सवाल देश की जनता पूछ रही है कि कांग्रेस को कोसते कोसते 10 साल हो गए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में झूठ बोलते भी अब वक्त हो गया। अब आप बताइए कि क्या आप गिनती के खिलाफ हैं या गिनती के समर्थन में हैं? यह जवाब भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। आपके सवालों का स्वागत है। अगर पहले इस मुद्दे पर सवाल हो या इससे जुड़े हुए तो बहुत अनुग्रहित रहूंगी। यस। Arun Jaitley used to keep talking about inheritance tax. Since you used to cover finance ministry, you would remember that this was a proposal of the BJP. If you recall, it was then decided against it in his budget because every time ahead of the budget, there would be talk about inheritance tax. Would you like to put things in perspective? It is nowhere on our radar. It is nowhere the Congress's policy to have a tax like that. The Congress strongly believes that there needs to be greater equity. The Congress definitely believes there needs to be equitable distribution of resources. The Congress does believe that 22 people in this country cannot own what 70 crore people do. There cannot be 1% of India that owns 40% of India's properties. No. But the Congress does not believe in taking away from people and giving it to the others. The Congress believes in creating an atmosphere, creating a policy landscape, creating opportunities where people can grow, where people can be pulled out of poverty. When we pulled out 27 crore people out of poverty, we did not have to make other people poor. We just had to make the have-nots richer. And that's what we did. लकीर को छोटा करने के लिए आपको मिटाना नहीं पड़ता है, आपको ज्यादा बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है। आपने जिस सवाल का यहां पर उल्लेख किया इनहेरिटेंस टैक्स का, यह कांग्रेस के एजेंडा में बिल्कुल नहीं है। हमने इसकी कभी चर्चा नहीं की, और आपके बिल्कुल सही बात है, इसकी पहली बार चर्चा अरुण जेटली जी ने दिवंगत
अरुण जेटली जी ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने की थी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला प्रपोजल था। ये कांग्रेस पार्टी के रडार पे कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी कभी नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि गरीबों, शोषितों, वंचितों का हक दिलाने के लिए आपको किसी का हक मारने की जरूरत नहीं है। हम किसी से पैसा लेके किसी और को देने की चर्चा नहीं करते, ना बात करते, ना ऐसी पॉलिसी बनाते हैं। हम ऐसा नीति निर्माण करते हैं, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पर 22 लोग, 70 करोड़ जितने लोगों के पास वेल्थ हो उतनी वेल्थ ना हो, 1% के पास 40% जितनी प्रॉपर्टी ना हो। एक जो गरीबी और अमीरों के बीच में खाई है, उसको पाटने के लिए अमीरों को गरीब बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन गरीबों को अमीर बनाया जा सकता है। एक छोटी लकीर को छोटा करने के लिए उसके आगे बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है, और सही नियत और असली नीति से वो बिल्कुल हो सकता है। टिकट दिया है उदित राज, उन्होंने सैम पित्रोदा का समर्थन किया कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए हिंदुस्तान में। तो आपके सांसद के उम्मीदवार ऐसा कह रहे हैं, सैम पित्रोदा राहुल गांधी करीबी माने जाते हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो इसका जिक्र कर रहे हैं, तो बीजेपी, अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को उठा दिया है। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं और वो होने के नाते मैं यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन श्री जयराम रमेश जी ने पहले ही इस पर ट्वीट किया है और कहा है कि सैम पित्रोदा जी बहुत आदरणीय हैं, बहुत लोगों के गुरु रहे हैं, बहुत लोगों को उन्होंने गाइड किया है, लेकिन उनकी इस बात से पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीतियों का कोई लेना देना नहीं है। हमारी एक मैनिफेस्टो कमेटी थी, हमारे उसमें प्रबल नेता लोग थे, उन लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया, ऐसा इसमें कोई जिक्र नहीं है। ये उनका अपना मत हो सकता है, वो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में ऐसा होता है। हमारी पार्टी का ऐसा कोई भी मत नहीं है, हमारी पार्टी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब इस मुद्दे को उठाते हैं, नरेंद्र मोदी जब अपनी चुनावी सभाओं में पलक बिना झपकाए सफेद सपाट झूठ बोलते हैं, अपने पद की गरिमा को तो खैर वो बहुत पहले नीलाम कर चुके हैं, जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो दिखाते हैं कि वो घबराए हुए हैं। वो दिखाते हैं कि पहले फेज के बाद डगमग होती सत्ता को देखकर मोदी जी का जी सकुचा रहा है, मोदी जी घबराए हुए हैं। तो मोदी जी इस तरह की बात करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो जो बात कह रहे हैं उस पर हाँ या ना बताएं मोदी जी। क्या इस देश के गरीबों के लिए नीतियां बननी चाहिए? क्या इस देश के गरीबों का सम्मान होना चाहिए? क्या इस देश के गरीबों की गरीबी खत्म होनी चाहिए? क्या इस देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, सामान्य वर्ग के गरीबों की गिनती होनी चाहिए? हाँ या ना में इन सब बातों का जवाब दे दीजिए। इधर उधर की बात से क्या बरगलाना? आप बरगलार हो तो रहे थे पिछले 72 घंटे से। एक 100 सुनार की, एक लोहार की हवा निकाल दी प्रियंका जी के एक बयान ने। सुप्रिया जी, चूंकि सैम पित्रोदा भी आपके पार्टी के अधिकृत नेता हैं, आप अधिकृत प्रवक्ता हैं, तो साथ साथ उदित राज भी अधिकृत उम्मीदवार हैं आपकी पार्टी के। हर चुनाव में ऐसा होता है कि कुछ नेता ऐसा बयान देते हैं, आप लोग व्यक्तिगत बयान कहकर आप लोग बच निकलते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि इससे पहले मणिशंकर अय्यर ने आपकी पार्टी को नुकसान किया अपने बयान से? सैम पित्रोदा पहले भी हुआ सो हुआ कहकर उन्होंने नुकसान किया, इस बार भी उनका बयान आ रहा है। इस तरह के बयान से आपकी पार्टी को नुकसान होता है, भले आप कहकर निकल जाए कि आप उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी के नेता ही तो है, अभी उनको पार्टी से हटाया तो नहीं आपने। मैं आपके एक शब्द पर मुझे घोर आपत्ति है, बच निकलते हैं। हम कहां बच निकलते हैं? मैं आपके बात सामने बैठकर अभी नहीं तो 20 मिनट, अगले 20 मिनट सवालों का जवाब दूंगी। तो मैं उन लोगों में से तो हूं नहीं ना। कांग्रेस पार्टी के अपना वक्तव्य किया, ओके टाटा बाय बाय, हम निकल गए, आप कॉफी पीजिए। आप 10 सवाल पूछिएगा, हम 10, आप 50 पूछेगा, हम 50 सवालों का जवाब देंगे। तो हम बचकर कहीं नहीं निकलते हैं। मैंने आपसे एक फैक्ट बोला और वो फैक्ट मैं दोबारा से दोहरा देती हूं। सैम पित्रोदा जी निहायत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। टेलीकॉम और आईटी रेवोल्यूशन में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है ये अपने परिवेश में जहां पर वो रहते हैं उसके बारे में कही है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी नहीं है। और उन्होंने भी इसका खंडन किया है कि ये मेरा बयान है, ये मेरी विचारधारा है, ये मैंने यहां के रेफरेंस में दिया था, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उनके इस बयान को आप लोग कोट नहीं कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से फोन आ रहे हैं आपके ऑफिस से, फोनो दे दीजिए, फोनो दे दीजिए। फोनो तो मैं दे दूं, दूसरा बयान कोट करिए, मैं फटाक से फोनो दूंगी। फोनो देंगे पहले बयान पर। जयराम रमेश जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की नीति ये नहीं है। तो फोनो लेने वाले तब फोनो लीजिए जब दूसरा बयान चला दीजिए। धन्यवाद।
राज पर क्या कहेंगे? वो तो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में ही चुनाव लड़ रहे आपने हैं, अपना कांग्रेस टिकट सवाल दिया। पूछते वक्त उनको सांसद कहा था, आपके मुंह में घी शक्कर सांसद का भगवान चुनाव करे। लड़ रहे हैं, नहीं, सांसद आपने पहले सांसद कहा था, सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं कहा था, आप दोबारा सुन सकते हैं। आप एक बार सुनिएगा तो आपके मुंह में घी शक्कर। मैं तो चाहती हूं कि हम अपनी सारी सीटें यहां पर जीते, भगवान करे, ईश्वर करे, यहां की जनता चाहे वो सांसद बने। मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस समाज से आते हैं, उस समाज ने सदियों से इस देश में, सदियों से एक तबके के होने के नाते, एक विशेष वर्ग के होने के नाते वो त्रासदी झेली है जो हम और आप शायद समझ नहीं सकते। तो उनकी बात का मैं सम्मान करती हूं, लेकिन ये अधिकृत पोजीशन नहीं है कांग्रेस पार्टी की। अगर मैं यहां पर बैठकर एक बयान दे रही हूं तो मेरे बयान को आपको चलाना पड़ेगा। आपकी नीयत क्या है और आप किसका बयान चलाइए ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं किसी चीज की या तो पुष्टि या खंडन या क्लैरिफिकेशन दे रही हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता ये कहती है कि मेरा वर्जन चलना चाहिए। मैम, दिस इज हरिओम फ्रॉम झारखंड रिपोर्टर। राजनीतिक विश्लेषकोों का ये कहना है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में प्रोलितरेट और बुर्जुआ के प्रोलितरेट वर्सेस बुर्जुआ की झलक दिखती है। मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो लेफ्ट की पॉलिसीज थी या लेफ्ट का वो होते थे उसको आगे बढ़ा रही है, उसके उस ढर्रे पे चल रही है? आपका क्या नाम है? उस ढर्रे पे चल रही है। आपका क्या नाम है? हरिओम राय नाम है मेरा जी। हरिओम राय जी, ये जो राजनीतिक विश्लेषक है ना, इनसे रोज शाम को आमना सामना होता है। ये जो आरएसएस के चिंतक राजनीतिक विश्लेषक, आरएसएस के चिंतक रक्षा विशेषज्ञ, आरएसएस के चिंतक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ बनकर अपनी टिप्पणी देते हैं, उनकी टिप्पणी पर तो मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं इस बात का जरूर उल्लेख करना चाहती हूं कि अगर इस देश के गरीबों का भला करना, अगर इस देश की 90% आबादी जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है उसकी पैरवी करना, अगर इस देश में समानता लाना, अगर इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को पाटना, अगर एक लंबी लकीर खींचना राजनीति में, आप उसको किसी भी नाम से देना चाहिए दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम वो करेंगे। असलियत यह है कि यह देश आज 2 भागों में बटा हुआ है। पिछले 10 सालों में इतनी आर्थिक असमानता हुई है कि आज एक प्लाइटफुल सिचुएशन है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। और असलियत यह है कि 100 साल में सबसे ज्यादा असमानता आज भारत में है। तो हां, ऐसे भारत में अगर उस असमानता को खत्म करना है तो हम बिल्कुल खत्म करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी इस असमानता को खत्म करने के खिलाफ है? यह सवाल राजनीतिक विशेषज्ञों को जरूर पूछना चाहिए। जी, इनको दीजिए आप माइक। जी, नीरज हूं, न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कि प्रधानमंत्री बौखला गए, राहुल गांधी ने भी अब से थोड़ी देर पहले कहा कि वो बौखला गए। मेरा सवाल यह है कि पहले चरण का मतदान हुआ 102 सीटों पर। पिछली बार एनडीए और इंडिया अलायंस को लगभग बराबर सीटें आई थी, थोड़ा ऊपर नीचे था। क्या पहले फेज की वोटिंग से वो बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए, आप ये कहना चाहती हैं? और आप लोग का आकलन क्या है 102 सीटों का? जो 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान 21 राज्यों में हुआ है, वो हमारे लिए बहुत उत्साहित करने वाला है। असलियत यह है कि उसी पहले चरण के मतदान को देखकर अपना आपा, अपना संतुलन खो बैठे हैं इस देश के प्रधानमंत्री। अगर आप उनकी भाषा का भी ग्राफ देखिए तो वो हमेशा से खैर गिरा हुआ ही था, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद वो बिल्कुल स्लाइड कर गया है। क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद जिन 102 सीटों पर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कीमत पर नहीं बन सकती है। हमारा अच्छा प्रदर्शन तमिलनाडु में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी रहा है। असलियत यह है कि बीजेपी साउथ में साफ है और नॉर्थ में हाफ है, और यही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है। और पहले चरण के मतदान ने बदलाव की वो आहट गुंजा दी है जिसको सुन के भारतीय जनता पार्टी के कान थोड़े फड़फड़ा रहे हैं। सुप्रिया जी, पहले चरण के मतदान के बाद जैसे कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री तमाम सांप्रदायिक या राजनीतिक बयान दे रहे हैं, आप लोगों ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। आपने कहा था अगर आयोग कार्रवाई नहीं करेगा तो हम कानूनी सलाह लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, एक बार फिर से बोलिएगा।
पहले चरण के मतदान पर जैसे प्रधानमंत्री के बयान आ रहे हैं, आप लोगों ने कहा यह सांप्रदायिक या मुझे ऐसा धार्मिक लगता बयान है है। कि आपके सवाल का जवाब बड़े हद तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पोस्टर ने दे दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने एक पोस्टर लगाया और उस पर उन्होंने दिवंगत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिवंगत होने पर शोक जताया। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्ष चुनाव हो ये उनकी जिम्मेदारी है। उन निष्पक्ष चुनावों में यह भी जरूरी है कि भाषा की मर्यादा विपक्ष भी बनाए और प्रधानमंत्री भी बनाए। प्रधानमंत्री की भाषा को सुनकर विपक्ष तो स्तब्ध है ही, असलियत यह है कि उनकी पार्टी के भी कुछ लोग परेशान हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस भाषा को कैसे डिफेंड किया जाए। प्रधानमंत्री ने जो समुदाय विशेषों की बात करी है, प्रधानमंत्री ने जो महिलाओं की बात करी, मैं एक विवाहित महिला हूं, यहां पर अनेक विवाहित महिलाएं बैठी हैं। किसी को अच्छा लगता है यह सुनकर कि आपका मंगलसूत्र कोई छीन लेगा? यहां यूसुफ बैठे हैं, आपको अच्छा लगा यह सुनकर कि आप घुसपैठियां हैं? क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री? और उस पर चश्मा लगाकर चुनाव आयोग बिल्कुल चुप है। हे राम जी जगत बनाई नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं। नोटिस तो इशू कर दीजिए। कभी कभी एक वो मेहदी हसन साहब की एक गजल है कि भ्रम तो रहने दो निष्पक्षता का। आज देश ये पूछ रहा है, 10 महीने 11 महीने हो गए, पूरा विपक्ष टाइम मांग रहा है, वीवीपैट 100% आप वोटिंग उसकी करिए, काउंटिंग करिए। 11 महीने से निष्पक्ष चुनाव आयोग के पास वक्त नहीं है। सबको नोटिस इशू होता है, सबको बिना बात के सेंसर किया जाता है, किसी को 48 घंटे, किसी को 72 घंटे बैन कर दिया जाता है। और इतनी नफरती भाषा जिसको सुनकर यह देश स्तब्ध है। और मुझे शर्म आती है कि महात्मा गांधी के इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुलेआम नफरती भाषण दे रहे हैं। चुनाव आयोग चुप है। पीएम ने अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कहा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो सैम पित्रोदा के बयान से रेफर कर रहे थे। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जब सुनती हूं तो एलआईसी याद आता है। जब एलआईसी सुनती हूं तो मित्र याद आते हैं। जब मित्र याद आते हैं तो कल की रिपोर्ट याद आती है। सेबी ने बता दिया कि खूब सारी शेल कंपनी से खूब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मुंह में तो ऐसी दही जमी है कि उसका जीएसटी देते नहीं बन रहा है। तो कुछ बातों को मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री को नहीं उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री अब जब बोल रहे हैं इस समय, तो प्रधानमंत्री खुद अपनी कलई स्वयं खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री से साधुवाद है, आपने हमारे मैनिफेस्टो को प्रचारित किया। प्रधानमंत्री ने इस देश के सामने अपना गरीब विरोधी चेहरा पूरी तरह दिखा दिया। वो कांग्रेस की क्या ऑपोजिशन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कांग्रेस को किन बातों के लिए कोस रहे हैं? हमारे गरीब मुद्दों पर ना, कि हम गरीबों की पैरवी करते हैं, हम गरीबों को अमीर बनाएंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम चाहते हैं कि इस देश के संसाधन गरीबों के हाथ में भी जाएं, चाहे वो पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो या सामान्य वर्ग के गरीब हो। यही तो हम कह रहे हैं। और मोदी जी को इसी से दिक्कत है। क्यों पेट में इतना दर्द हो रहा है भाई? इस बात का सवाल का जवाब देश का गरीब ही दे रहा है। 102 सीटों पर दे गया है, अभी बाकियों पर और देगा। जैसे जैसे ज्यादा जवाब मिलेगा मोदी जी और बौखलाएंगे। ये जो भाषा का स्तर अभी हमें गिरा हुआ लिख रहा है, ये अभी और गिरना बाकी है। सुप्रिया मैम, अभी आती हूं, एक पर उनका ले लो। Ma'am, Center has approached the court regarding the 2G spectrum case, and they have demanded for some modifications in the verdict which was being given. What reason do you see behind it, ma'am? It's the absolute duplicity and hypocrisy of the Bharatiya Janata Party. Natural resources should have been monetized. We started the auction of spectrum, which would have ensured the greatest and the highest monetization of India's natural resources. Why does the BJP want to shut auction and begin allocation now? Because you want to distribute at pittance, at absolutely no cost, precious spectrum to your friends. The reality is that spectrum is a scarce resource.
It's a natural resource that should be monetized, which is why we started the auction process, which would have led to maximum monetization of that resource, which would have filled the coffers of the government. But the duplicity and hypocrisy of the Bharatiya Janata Party is absolutely evident here. इसको मैं हिंदी में भी बोल देती हूं. स्पेक्ट्रम की नीलामी का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू किया था, क्योंकि स्पेक्ट्रम एक नेचुरल रिसोर्स है और मैक्सिमाइजेशन ऑफ मोनेटाइजेशन होना चाहिए. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर वो बिके, अगर वो नीलाम हो, अगर उनकी बोली लगे, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा बोली लगे और जितना सरकार के पास पैसा आए वो अच्छा होता है. हमने तो 2G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के माध्यम से दिया. अब यही सरकार, यही ढोंगी सरकार जो 2G करती थी, अब कोर्ट के पास जा रही है कहने के लिए ऑक्शन बंद कर दीजिए, नीलामी बंद करिए, हम एलोकेशन करेंगे. क्यों एलोकेशन करेंगे? क्यों नहीं इससे पैसा कमाएगी गवर्नमेंट? क्योंकि आपको अपने मित्रों को कौड़ियों के दाम पर स्पेक्ट्रम देना है. यह असलियत है सरकार की. जी आप बोलिए. ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, आई विल कम टू यू. अभी आपने जो इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री या बीजेपी से जुड़े नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, नोटिस नहीं दे रहा है. नहीं, वो दिख रहा है. आपको लगता है? लेकिन एक दो बात ही नहीं. आप इससे वाकया रखते हैं? हाँ, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ. तो मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा इसलिए कर रहा है कि चूंकि वो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के पसंदीदा इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं. क्या सरकार कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, जिसकी की संभावनाएं मुझे लगती है ज़्यादा हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन का ये कल्चर बदलेगी और वो इलेक्शन कमिश्नर चुनने के तरीके? बहुत से ऐसे संस्थान जो बीजेपी के फ्रंटल बन चुके हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं, बहुत से ऐसे निष्पक्ष संस्थान जिनके ऊपर जिम्मेदारी रही है लोकतंत्र को मजबूत बनाने की, विपक्ष को आवाज देने की, विपक्ष के साथ खड़े होने की, जिससे कि लोगों के मुद्दे की बात हो, वो भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बन चुके हैं. आप इलेक्शन कमीशन की क्यों बात कर रहे हैं? आप ईडी को देख लीजिए, आप सीबीआई को देख लीजिए, आप इनकम टैक्स को देख लीजिए. किसके खिलाफ कार्रवाई होती है और कहां कहां कार्रवाई बंद हो जाती है? किस तरह से वसूली रैकेट चलाया जाता है इन संस्थाओं के माध्यम से? तो मुझे ऐसा लगता है हमारी सरकार बनेगी और इस पर गहन विचार होगा कि कैसे भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ना हो, यह जरूर सुनिश्चित किया जाएगा. यस. को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने को लेकर उस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी नाराजगी व्यक्त की है, उस पर क्या कहेंगे मैम? मेरा सबसे पहला यह कहना है कि इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है. इसमें भी आपने जो मुझसे सवाल पूछा, यह आधा सच है और अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब हमारी सरकार आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो खत्म नहीं किया जा सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी और इसका ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बेटर बयान हमारे वहां के मुख्यमंत्री दे सकते हैं. लेकिन कांग्रेस पार्टी ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती है, ना हम इस देश को बांटते हैं. ये काम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से का है, वो ऐसा करते हैं और ऐसे ही अर्धसत्य फैलाते हैं. एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और सवाल? बहुत धन्यवाद आपका.